आपका तबीयत कैसा है? मेरा तो ठीक है, घर में ही प्रॉब्लम है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ऑक्सीजन लेवल ये स्टेबल नहीं हो रहा है भैया का। तो कितना पे है? हम्म, ऑक्सीजन लगाने के बाद 78-80 यही रह रहा है। निकालने पे 50-55-60 ही आ जा रहा है। दिक्कत ही है। ठीक है, अब जैसा होगा जो होगा, और क्या कर सकते हैं। इलाज चल रहा है अपना। हेलो। यस सर। हम्म कैपेसिटर में कुछ डाउट है? यस सर। कैपेसिटर तो कैपेसिटर तो शायद खत्म हो गया था। जी रवि, सर। जो क्वेश्चन भेजे थे उसमें क्या दिक्कत आ रहा है? उसमें पता नहीं चला कैसे करना। अच्छा, जब स्विच ऑन है तब का एनर्जी निकाल सकते हो। हम्म सर किस पे कितना चार्ज रहेगा सर, वो पता नहीं चल रहा है, कैसे निकालेंगे? एक मिनट। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है कि उसमें ऐसे दे रखा है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है और ऐसा है। यस सर। ठीक है, तो अभी क्या दिख रहा है कि ये 5 वोल्ट का है और ये 10 वोल्ट है। यस सर। ठीक है, तो इसे हम ऐसा कर सकते हैं, ये प्लस माइनस है, ये माइनस प्लस है, तो हम इसे ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि 15 वोल्ट हो जाएगा, दोनों सेम साइड का है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 15 वोल्ट हो जाए। और C1 कितना है, 2 और 3 माइक्रोफेरेड। तो ये 2 माइक्रोफेरेड हो जाएगा और ये 3 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। तो दोनों पे चार्जेस अब निकाल सकते हैं हम लोग। यस सर। यहाँ से यू इनिशियल निकाल सकते हैं, कुछ आएगा। यस सर। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसे हम क्लोज कर दिए। क्लोज कर दिए तो यहाँ का पोटेंशियल हम 0 मान सकते हैं, यहाँ का क्या मान सकते हैं, 10। यस सर। ये अगर 0 है तो ये भी 0 होगा, यानी कि यहाँ का होगा 10। सर 5। 10 नहीं, 5 होगा। ठीक है, 5 होगा और ये 0 है, 10 होगा। तो यहाँ से हम लोग C1 और C2 पे कितना चार्ज होगा आफ्टर क्लोजिंग, कितना यहाँ पे Q2 चार्ज होगा, यहाँ Q1 चार्ज होगा, निकाल सकते हैं। फ्लो, और यस सर। चार्ज कितना फ्लो किया हुआ है ये भी हम फाइंड कर सकते हैं फिर। तो यहाँ से हम लोग यू फाइनल निकाल सकते हैं, जो भी एनर्जी स्टोर यस होगा सर। कैपेसिटर पे, चार्ज कितना फ्लो हुआ उसके अनुसार। तो हमें क्या निकालना है, हीट लॉस यानी कि डेल्टा एच। तो ये क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और बैटरी से जो भी होगा ऐसे लिख लेंगे, यू बैटरी प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, लिख सकते हैं। यस सर, अगर वहाँ पे बैटरी अपोजिट से टर्मिनल चेंज होता बैटरी का, तो उस केस में क्या होता? तो ये 10 है तो ये 5 है, तो यहाँ 5 होता। सर सीरीज जो हाँ, सिंपलीफाई करके बनाया ठीक वहाँ है। पे। हाँ, करंट में हम लोग पढ़ेंगे उसका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में। सीरीज में यस सर। रहेगा तो कैसा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल में रहेगा तो कैसा कॉम्बिनेशन होगा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में पढ़ते हैं। तो ऐसा अगर सेम पोलरिटी का दिख रहा है, सेम टाइप का दिख रहा है, तो एक ही तरह का अगर हम जोड़ते जा रहे हैं तो ऐड होते चला जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। सर एक और डाउट था। सर अगर एक स्पेयर है, हम्म सो स्पेयर के अंदर चार्ज है, उसमें फ्लक्स निकाल, हम्म सो उसमें फ्लक्स में अगर उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दो उस स्पेयर में, तो उसमें फ्लक्स चेंज होगा? जैसे करो कि एक स्फीयर है, ठीक है। यस सर, उसके अंदर एक चार्ज है। हाँ, इसके अंदर कोई मीडियम है,
यस अब सर। इसपे हम प्लस क्यू चार्ज दे दिए हैं, सर इसके अंदर है। मतलब चार्ज पूरे पूरे बॉडी में स्प्रेड है सर ऐसा। मतलब एक पॉइंट चार्ज है अंदर में, फ्लक्स जैसे निकालते हैं। अच्छा, मतलब कि ये है कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इसके अंदर यस कोई और मीडियम है। हाँ, यस सर, तो इसमें फ्लक्स सर चेंज होगा। फ्लक्स क्या होता है? क्यू तो बाय क्यू बाई एप्सिलॉन एफ नॉट। सर। यस सर। यहाँ पे जब मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन रखेंगे यस सर। तो चेंज होगा। यस सर। तो वही के टाइम्स क्या होगा, घट जाएगा। सर ऐसा क्यों? यहाँ पे जब मीडियम है तो उसमें कुछ चार्ज इंड्यूस होगा। अगर फ्री स्पेस है, कुछ भी नहीं है, तो कोई चार्ज इंडक्शन नहीं होगा। यस सर। बात समझ रहे हो? लेकिन अगर कोई मीडियम है तो कुछ चार्ज पोलराइज होकर इंडक्शन होगा। पोलराइजेशन जो यस हम सर। लोग पढ़े थे, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत इफेक्ट जो होगा इनसाइड का चार्ज का, वो घट जाएगा। बोलो, अगर यहाँ पे यस सर। प्लस चार्ज होगा तो इसके आसपास में माइनस चार्ज इस पे जो है क्लाउड करके जमा हो जाएंगे, तो उसका जो इफेक्टिव चार्ज है वो घट जाएगा। जब इफेक्टिव चार्ज घट जाएगा तो ऑफ कोर्स फ्लक्स भी घटेगा। यस सर। क्लियर? ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे प्लस चार्ज है, एयर ही है, तो एयर है, तो एयर में अगर जो आयंस हैं तो ये प्लस चार्ज है, तो इसके आसपास में ऐसे माइनस चार्ज इसके आसपास में इकट्ठा हो जाएंगे। तो अगर वो माइनस चार्ज इकट्ठा हुआ तो ओवरऑल इस पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू क्या हो गया, घट गया। यानी कि यस अगर सर। हम इसको ओवरऑल कंबाइंड देखें तो यहाँ पे अगर 10 माइक्रोकूलम था, अब उसकी जगह 8 या 9 दिख रहा होगा। तो ओवरऑल चार्ज हमें क्या दिख रहा है, घटता हुआ दिख रहा है, तो फ्लक्स भी क्या होगा, घट ही जाएगा। सर अगर इंड्यूस हुआ तो उससे कुछ पार्ट मतलब एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव भी तो आएगा ना। नेट कैसे? चार्ज तो सर सेम रहेगा ना। तो इनसाइड में अगर पता कर रहे हो तो आउटर सरफेस में ना पॉजिटिव आएगा। सर डाइलेक्ट्रिक पे तो आउटर सर्किट पे कैसे हाँ, जाएगा? डाइलेक्ट्रिक हो या कुछ भी हो, डाइलेक्ट्रिक में हम लोग क्या देखे थे कि अगर ऐसा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे तो माइनस इधर और प्लस इधर आ रहा था, बीच वाला तो आपस में न्यूट्रलाइज कर जा रहा था ना। यस सर। मूवमेंट नहीं था लेकिन फिर भी न्यूट्रलाइज हो रहा था। वैसे ही यहाँ यस पे सर। अगर हम स्फेरिकल मानेंगे तब भी बीच वाला क्या होगा, न्यूट्रलाइज ही होगा। यस सर। ठीक है। और तो भेजे हैं ग्रुप में। इसमें क्या दिक्कत है, वी आर इजकल टू अल्फा आर स्क्वायर बीटा तो दे इसका ऑप्शन डी। रखा है। प्रैक्टिकल एनर्जी करना है, हाँ तो तो निकाल दीजिए। एबीसी हो, एबीसी हो गया है। हम्म। यस सर। चार्ज ऑन स्फीयर क्या है? तो याद नहीं है, बनाना पड़ेगा। सर डेंसिटी तो दिया हुआ, ऑप्शन करेक्ट है तो। ठीक है, वी आर जो दे रखा है वो है अल्फा आर स्क्वायर प्लस बीटा। ठीक है, और बोल रहे हैं कि इनसाइड द बॉल है, कोई भी स्फेरिकल वॉल है, इससे आर रेडियस अंदर में है, यानी कि अगर रेडियस आर है तो इसके अंदर में, तो यहाँ से हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। निकल जाएगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पहले। जैसे भी निकालना चाहो, इलेक्ट्रिक फील्ड या टोटल चार्ज निकल सकता है कि नहीं, ये हम पूछ रहे हैं। यस सर। जैसे कि इनसाइड में पोटेंशियल दे रखा है,
पोटेंशियल आर के साथ वेरी कर रहा है, यानी कि कांस्टेंट तो है नहीं, रेडियस के साथ साथ वेरी कर रहा है। तो अगर हम लोग इस टोटल सरफेस की बात करें तो इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज भी निकाल सकते हैं कि अंदर में इतना टोटल चार्ज इतना रहा होगा। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ चार्ज बॉल विल बी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें निकालना है। ठीक है, तो अगर हम क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ सरफेस तक लाएंगे तो यहाँ का हमें पोटेंशियल कुछ पता होगा। ठीक है, और इनसाइड में टोटल चार्ज कितना स्टोर्ड हुआ वो निकाल सकते हैं। Okay. बात समझ आ रहा है? Yes, sir. तो टोटल एनर्जी पूछा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने जो हम लोग सेल्फ एनर्जी निकाले थे ना, याद है? Yes, sir. हाँ, तो वही चीज पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इसका सेल्फ एनर्जी कितना रहा हो। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से इसको बनाइए ना। क्या हाफ एप्सिलॉन नॉट? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हम्म, तो टोटल चार्ज पता चलेगा तभी तो हम बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। कितना है पता है? आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, निकाले हो? ये वेरिएशन बस इनसाइड के लिए है। हाँ, तो पोटेंशियल है ना, तो पोटेंशियल है तो चार्ज निकाले हो, वही पूछ रहे हैं। सर 10 का ऑप्शन सी सही है, उसमें दिया हुआ है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये चीज दे रखा है, तो Q हो जाएगा हमारा कांस्टेंट ही है, एंड 6 अल्फा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अगर हमको लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं KQ/R²। तो अंदर कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, बाहर के क्यू बाई आर स्क्वायर ही रहेगा। निकाल के देख लो, अगर हम बाहर ऐसा अगर हम एक गॉसियन सरफेस माने तो इनसाइड चार्ज क्या आएगा? क्यू ही आएगा। Q ही आएगा, तो KQ/R² ही आएगा। यस सर। ठीक है, तो बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो KQ/R² ही आएगा। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वो आउटसाइड में कितना स्प्रेड है, एनर्जी O मिलेगा। ठीक है, अगर हाफ एप्सिलॉन नॉट D² से रखे तो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड मिल रहा है हमें, वैसे ही इनसाइड में कितना स्टोर्ड हो रहा है वो हमें निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन लग रहा है, करना पड़ेगा। यस बाकी सर। सब पार्ट किए होगे तो हो जाना चाहिए। यस सर, शायद हम बस इनसाइड पे निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। आउटसाइड वाला भी तो ऐड करना पड़ेगा, टोटल एनर्जी पूछ रहा है। कि सर वेरिएशन बस इनसाइड कर दिया था, हमको लगा बस इनसाइड पे ही निकालना होगा। नहीं, अगर स्फेयर है उस पे चार्ज है तो आउटसाइड में भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो एनर्जी तो आउटसाइड में भी होगा। तो आउटसाइड का भी यस सर। यहाँ से लिखना है और इनसाइड वाला निकाले होगे, दोनों को ऐड कर देना है। सर हो जाएगा। आउटसाइड के लिए सर हाफ सी वी स्क्वायर लगा सकते हैं, हाँ, कि क्या चीज? आइसोलेटेड है हाफ इसलिए। हाफ सी वी हाफ स्क्वायर CV²। या फिर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। आइसोलेटेड कंडक्टर का तो निकाले थे हम लोग कैपेसिटेंस। स्पेरिकल है ना, तो स्पेरिकल है तो लगा सकते हैं। ठीक है, आउटसाइड है तो आउटसाइड को हम लोग यही मान सकते हैं कि एक स्फीयर है, इसका सारा चार्ज इसके सरफेस पे है या फिर इसके सेंटर पे है। ठीक है, कंडक्टर है तो इसके स्फीयर पे है, अगर कोई भी पार्ट है तो उसके सेंटर पे बाहर है, तो हम सारा सेंटर पे जूम करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग पहले भी देखे हैं कि कैसा भी बॉडी रहे, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, अगर हम आउटसाइड में फाइंड कर रहे हैं
तो सेंटर पे कितना चार्ज है उसी के अकॉर्डिंग आ रहा था, KQ/R² ही आ रहा था, याद है? यस सर। हाँ, तो उसके अनुसार हम एज्यूम करके कर सकते हैं। और इस केस में इनसाइड भी रहेगा और आउटसाइड भी रहेगा। सर इनसाइड का डिराइव करना पड़ेगा। हाँ, वेरिएबल है तो डिराइव नहीं पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। बाहर में तो हम निकाल सकते हैं क्या भाई, क्यू चार्ज है टोटल, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बर होगा, एनर्जी यहाँ पे निकालना सकते हैं। लेकिन इनसाइड में वेरिएबल हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े उस चीज के लिए पढ़े थे, तो सर आवाज कट रहा है। हेलो। यस सो हाँ, बोल रहे हैं कि हॉलो स्फीयर में क्या था, हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर क्या होता है, 0। 0। कंडक्टिंग स्फीयर हो, हाँ, और नॉन कंडक्टिंग था, उसके लिए भी लोग क्वेश्चन मार्क नहीं चले थे। सर आवाज कट ठीक रहा है, वक्त इधर दिखा रहा है। हेलो, है। यस सो बोल रहे हैं कि हम लोग जो सॉलिड स्फीयर माने थे उसमें सिग्मा क्या माने थे, कांस्टेंट माने थे। यस सो ठीक है, तो जैसा वेरिएबल दे रखा होगा प्रोसेस हमारा वही होगा। अब सॉल्व करने के लिए अपना करना पड़ेगा, प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, जैसा वेरिएबल यस दे रखा होगा वैसा करना होगा। एक ही रोडो का क्वेश्चन है ना शायद, यस सर। देवेंद्र? सर एचसीबी में सेम ऐसा दिया हुआ है। इसमें क्या दिक्कत है? तो कैपेसिटर सर कांस्टेंट कैसे रहेगा? क्या बोल रहे हैं, each plate of parallel plate air capacitor has an area S. What amount of work has to be performed to slowly increase the distance between the plate from x1 to x2? अभी इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, x1 है। ठीक है, यस अगर सर। हम इसे किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें, लेट से भी, क्लियर है? ठीक है, अब हम इसी चीज को क्या कर रहे हैं कि हम इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ा दे रहे हैं, स्लोली बढ़ा रहे हैं। बैटरी हमारा सेम लगा हुआ है, डिस्टेंस हो गया x2, तो इसमें हमें वर्क कितना करना पड़ेगा ये हमें पूछ रहा है। नहीं निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे बताओ? सर एफ डॉट डी एक्स। हम्म, तो दूसरा प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड तो उससे फोर्स निकालेंगे और फिर एफ डॉट डी एक्स करेंगे। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम भी एक चीज पढ़े थे, यस सर। सर लेकिन वर्क। अगर हम लोग अगर पुल करेंगे प्लेट्स को तो हो सकता है कि एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो करेगा प्लेट्स में, उसका हीट लॉस हो सकता है। लॉस को यहाँ पे एज्यूम नहीं करना है, स्लोली कर रहे हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 रखना है। तो यहाँ पे यही है कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल जो है वही 0 है, बस यही चीज करना होगा। बोल रहे हैं कि हम स्लोली पुट कर रहे हैं, स्लोली इंक्रीज कर रहे हैं, तो हीट लॉस को भी नेगलेक्ट करना है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगा। तो इसके आगे आप कैसे प्रोसीड करेंगे? हम्म, तो इसके आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? इनिशियली x1 डिस्टेंस से तो यहाँ कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एरिया तो यही रहेगा बाई डिस्टेंस x1। यहाँ पे अगर हम कैपेसिटेंस लिखे तो लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट, एरिया सेम रहेगा, डिस्टेंस बढ़ गया x2।
ये अगर हम पोटेंशियल सेम रखे हैं तो यहाँ पे इनिशियल एनर्जी लिख सकते हैं। पोटेंशियल नहीं सेम है, कैपेसिटेंस सेम है। Each plate of parallel plate capacitor has an area इतना, what amount of increase the distance between the plate from x1 to x2 if the capacitance of capacitor is equal to। तो पहला जो पार्ट ए है उसमें डाउट है। the capacitance of capacitor which is equal to q। जिस उसके बाद is kept constant in the process। पहला मिसप्रिंट नहीं लग रहा है क्या? यस सर, हमको भी लग रहा है इसका चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए। चार्ज हमको लग रहा है कि इक्वल टू क्यू, यानी चार्ज कांस्टेंट रख रहा है, कैपेसिटेंस चेंज होगा, डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस चेंज होगा, और पहला केस में चार्ज को सेम रख रहा है। ठीक है, लेकिन सर एरोडो पे तो रहता नहीं है प्रिंटिंग इफेक्ट। पता नहीं इसमें होगा सर, एक मिनट मेरे पास जो है उसमें भी एक बार चेक कर लेते हैं। 3141 न है, क्योंकि लिख रहा है कैपेसिटर और क्यू, कैपेसिटर सी होता है, क्यू चार्ज होता है, तो गड़बड़ तो है। वन 141 था ना? यस सर। 141। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि कैपेसिटर जो होता है डायमेंशन पे चेंज होता है, और हम डायमेंशन जब चेंज कर रहे हैं तो कैपेसिटर ऑफ कोर्स चेंज होगा। मेरे पास भी वही है, जो लिखा है वही लिखा है, लेकिन यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में दे रहा है कि द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू क्यू इज कांस्टेंट, तो क्यू जो है चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कैपेसिटेंस सी रख, जो भी होगा चार्ज को कांस्टेंट रखा है, पहला में यही क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं तो कैपेसिटर चेंज होगा, तो वही लग रहा है कि कैपेसिटेंस की जगह चार्ज ऑफ द कैपेसिटर विच इज इक्वल टू क्यू और द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, यस सर। तो पहला केस में चार्ज कांस्टेंट रखा है, दूसरे केस में वोल्टेज कांस्टेंट रखा है। यस हो जाएगा, इनिशियल एनर्जी निकाल लेंगे, फाइनल एनर्जी निकाल लेंगे। स्लोली चेंज कर रहे हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन जो एनर्जी होगा वही होगा। हो जाएगा। यस सर। सर एचसीवी में थोड़ा डाउट है। बोलो। क्वेश्चन क्वेश्चन, 12 एक मिनट। पेज 166। एचसीवी क्वेश्चन पेज नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 12,
two conducting a sphere of radius r1 at cap widely separated from each other. तो इसमें क्या दिक्कत है? हेलो, जब कनेक्ट किए उसके बाद क्या कैपेसिटेंस रहेगा? इनिशियली तो ये ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 यही रहेगा। ये सर हाँ, जब कनेक्ट कर देंगे तो क्या चेंजेस होगा? सर एक चार्ज से एक स्फेयर से चार्ज दूसरे स्फेयर तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता है। हम्म, तो सर पैरेलल कॉम्बिनेशन होना चाहिए क्योंकि पोटेंशियल सेम हो जा रहा है आखिर में दोनों का। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस क्या होता है? ऐड होता है। C1 प्लस C2। यस सर। तो C1 प्लस C2 करेंगे तो क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 प्लस r2 नहीं दे रखा है? ये सर दे रखा है। तो फिर क्या दिक्कत है? 12 तो 4 शायद पाई ये वही तो सोच है, 4 लिए पाई। थे कि कनेक्ट कर दिया गया मेटल वायर से तो फिर उसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए कॉम्बिनेशन का हम लोग उसको कोई एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करेंगे फिर वो तो सीरीज में दिखेगा। तो पोटेंशियल तो सेम हो रहा है ना, दोनों के क्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ बैटरी हम कैसे कनेक्ट करेंगे? उन दोनों को तो हम कभी भी कनेक्ट कर रहे हैं। निकालना होता है सर दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्वेश्चन ठीक रहता है है, तो तो फिर हम लोग यहाँ एक पे बैटरी अगर अज्यूम कर लेते हैं हमारे ना वहाँ पास, पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो कैपेसिटर बन रहे हैं, दोनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या मिल रहा है? सेम। यस सर। तो बैटरी अगर हम कैसे भी कनेक्ट करना चाहेंगे तो वैसे ही कनेक्ट करना चाहेंगे ताकि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहे? सेम रहे। और ऐसे कनेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल। यस सर। तो C1 प्लस C2 कर देंगे। सर और 55 का सी। पावर सप्लाई ऑफ 100 वोल्ट बोल रहा है, ठीक है, यानी कि जो बैटरी है वो 100 वोल्ट का है, थिकनेस इतना एंड इलेक्ट्रिक कंस्ट्रेंट इंसर्टेड इनटू द गैप। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है बताओ? तो इसको थ्योरी से कैसे एक्सप्लेन करेंगे ऑप्शन सी को द क्वेश्चन। क्या है कि in inserting the slab as well as in taking it out। तो जब इंसर्ट कर रहे हो तब क्या हो रहा है? बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अंदर तरफ खींच रहा है। यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक है वो 0.5 mm का है, ठीक है, 1 mm का प्लेट है, उसमें से आधा हम डाइलेक्ट्रिक भर रहे हैं। यानी कैसा है ये डिस्टेंस अगर d है तो हम d/2 है डाइलेक्ट्रिक भर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, पोटेंशियल सेम रखें शायद, एक मिनट, into the, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हम बोल रहे हैं
कि पोटेंशियल हम सेम रखें और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट कर रहे हैं, तो क्या इफेक्ट होगा, इसका कैपेसिटेंस घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। मान लेते यस हैं कि सर। दो दो है तो एक का कैपेसिटेंस C1 हो रहा है तो बढ़ रहा है। ठीक है, तो बढ़ रहा है यानी कि पोटेंशियल जब हम सेम रखें तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जा रहा है। चार्ज जब बढ़ यस रहा है तो सर। एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जा रहा है। अब सेकेंड केस कह रहा है कि हम बैटरी को अब रिमूव कर दिए हैं। सेकेंड केस यही बोल रहा है कि हम बैटरी को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दिए हैं। अब यस बैटरी सर। को रिमूव कर दिए हैं और उसके बाद हम इसे निकाल रहे हैं। पावर सप्लाई इज नाउ डिस्कनेक्टेड एंड इलेक्ट्रिक स्लैब इज टेकन आउट, यही कह रहा है। ठीक है, तो अगर हम पावर सप्लाई को अब डिस्कनेक्ट कर चुके हैं यानी कि चार्ज उस पे जितना था उतना ही रहेगा। पावर सप्लाई खत्म हो गया यानी यस क्या सर। था, चार्ज जितना था उतना रहेगा। अब हम उस डाइलेक्ट्रिक को निकाल रहे हैं तो क्या इफेक्ट होगा, ओवरऑल कैपेसिटेंस घट जाएगा, घटेगा। यस सर। चार्ज हमारा सेम रह रहा है तो एनर्जी हम क्या लिखेंगे, हाफ Q²/C। यस सर। Q सेम रह रहा है, C घट रहा है तो U क्या होगा, बढ़ेगा। फर्स्ट केस में क्या था, हाफ CV², V कांस्टेंट था, ये बढ़ रहा था तो ये भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। यस सर। ठीक है, तो दोनों केस में हमें क्या दिख रहा है कि एनर्जी जो है बढ़ रहा है। पहला केस में हमने पोटेंशियल सेम रखा है, सेकेंड केस में हम चार्ज को सेम रख रहे हैं। चार्ज को सर सेम रख के हाँ कैपेसिटेंस को घटा रहे हैं। सर इसको वर्क डन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे रिलेट करेंगे? अच्छा ठीक है, फर्स्ट केस में पोटेंशियल सेम है, डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ E1 होगा, यहाँ पे E2 होगा। यस सर। ठीक है, तो एनर्जी इसके टर्म में हम क्या बोल सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट E1² प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट E2²। यस सर। ठीक है, फर्स्ट केस में E2 वाला तो सेम है, E1 वाले पे कंसिडर करो। E1 वाला क्या हो रहा है पहले, अरे रात का कम हो जा रहा है। हम्म, पहले रात आप कम हो जा रहा है। और एप्सिलॉन में क्या चेंज आ रहा है, एप्सिलॉन बढ़ जा रहा है। हम तो ओवरऑल एनर्जी की बात करेंगे तो इसके साथ हमको घटता हुआ दिखेगा। नॉट, नहीं वैसे नहीं कर सकते हैं। इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस Q चार्ज है। इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखे हैं, VA ये सेम है, E1 वर्क डन से अगर देखेंगे तो चार्ज को नेगेटिव प्लेट से मान लेते हैं पॉजिटिव प्लेट ला रहे हैं, जब कुछ भी नहीं था तो हम ये लिख सकते हैं Q/ED। ठीक है, यहाँ पे ED/2 और ED/2।
So work done by external agent कंसीडर नहीं करेंगे. तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को तो हम सेम ही मान रहे हैं यहाँ पे. तो अगर हम वर्क डन से देख रहे हैं तो चार्ज को अगर हम निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट ले जा रहे हैं जब कुछ भी नहीं था तो हाफ हाफ CV स्क्वायर आएगा. तो उसको कर दिए चेंज. हाँ, जैसे कि इसको तो डायरेक्टली इसी में देख लो ना, उतना क्या दिमाग लगाना है. कि हम लोग अगर कुछ भी है पोटेंशियल सेम है चार्ज को ले जाएंगे तो वर्क डन हमें इतना ही मिलना है, हाफ CV स्क्वायर yes sir. मिलेगा. ठीक है, अब अगर हम पोटेंशियल को सेम रखे हैं, कैपेसिटर चेंज कर रहे हैं, तो हम कुछ भी डेरिवेशन करें, इंटीग्रेट करें, डिफरेंशिएट करें, कुछ भी करें तो हमारे ये भी सेम ही आएगा, सी में ही चेंजेस मिलेगा. और यहाँ पे yes जब sir. हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो सी बढ़ना ही है, तो ओवरऑल एनर्जी yes sir. बढ़ेगा ही. अब कैसे भी हम इंटीग्रेट करके निकाले या जो भी करें, ठीक है, तो फालतू में उतना ज्यादा क्या मेहनत करें, बढ़ेगा ही. और जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं यानी कि चार्ज सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा तो उस समय हम भी वाला नहीं लगा के क्यू स्क्वायर बाई सी यूज करेंगे. ये सेम है तो ये वाला कांस्टेंट सी घट रहा है तो एनर्जी बढ़ेगा, वही चीज देख लेंगे. बाकी अगर इंटीग्रेट करना चाहते हो तो फिर कोई भी चार्ज मान के क्यू चार्ज को ले जाओ. So work done जब इंसर्ट कर रहे हैं और निकाल रहे हैं तो फिर एक में तो हम लोग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहे हैं, एक में इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहे हैं, तो फिर दोनों में एनर्जी क्यों इंक्रीज हो रही तो पहला केस में हम लोग क्या रख रहे हैं, जब भी हम प्रोसेस कर रहे हैं तो पोटेंशियल को सेम रख रहे हैं. पोटेंशियल सेम रखने का मतलब क्या हुआ, बोलो. फर्स्ट केस में हम जो भी चेंज कर रहे हैं यानी कि पोटेंशियल सेम, यानी कि उसका चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को हम चेंज कर रहे हैं, यानी कि बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं रह रहा है, चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है. है? Yes sir. ठीक है, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी जो है, पहले जितना चार्ज था अब हम जैसे जैसे पुट करते जा रहे हैं उस पे चार्ज, उतने ही पोटेंशियल में हम ज्यादा चार्ज अब स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए बढ़ रहा है. सेकेंड केस क्या कर रहा है कि जब हम बैटरी को हटा दिए, बैटरी जब हटा दिए तो दोनों जो प्लेट्स हैं उस पे चार्ज अब वेरी नहीं कर सकता है, एक प्लेट से दूसरे प्लेट कनेक्टिंग नहीं है, यानी कि चार्जेस का फ्लो बंद हो चुका है. यानी कि चार्जेस जो होंगे वो दोनों प्लेट्स पे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. Yes ठीक है, sir. हम अब चार्ज सेम रख दिए, उसके बाद बोल रहा है कि अब हम उस डाइलेक्ट्रिक को निकाल रहे हैं. ठीक है, तो जैसे जैसे धीरे धीरे हम निकालते जाएंगे, चार्ज दोनों प्लेट्स पे सेम है, तो क्या इफेक्ट होगा सोचो. पोटेंशियल घटेगा. सबसे पहले तो कैपेसिटेंस घट रहा है. Yes sir. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या कर सकते हो, हम्म. तो So इंक्रीज वो होगा भी घट इलेक्ट्रिक रहा. फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा या बढ़ेगा, पड़ेगा. सब बढ़ेगा. पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी होता है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, डी सेम रख रहे हैं तो पोटेंशियल तो बढ़ेगा ना. Yes sir. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में क्या कहोगे. सर ऐसा नहीं सोच सकते अगर कोई एक्सटर्नल ये चीज वर्क किया. शायद हम लिखाए नहीं थे क्या,
कि अगर हम कांस्टेंट बैटरी पे अगर चेंज करें तो क्या होगा तो कांस्टेंट। वो कराया था सर कंपैरिजन। हाँ तो वही चीज यहाँ भी बोल रहा है। पहला केस में है कि पोटेंशियल सेम रख रहा है उसके बाद चेंजेस कर रहा है। सेकेंड केस है कि चार्ज को सेम रख के फिर चेंजेस कर रहा है, तो उसी चीज को देखना है, रिलेट करना है। तो फर्स्ट केस क्या कर रहा है, पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल सेम है इसका मतलब कि और डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा। कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बोलो। यस सर फिर सर। से बताइए। पोटेंशियल सेम है, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा। 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 इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स सर सेम रहेगा। सेम रहेगा। एनर्जी बढ़ेगा। बिटवीन द, कैसे, सर कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है और पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस सेम। सेम है। हाफ सी बी स्क्वायर होता है। तो वही चीज पहला केस है कि पहला केस में है बैटरी को कांस्टेंट रखा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है डाइलेक्ट्रिक, तो हम जान रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस क्या है, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ रहा है। सेकंड सर केस तो में बोल वर्क, रहा है कि बैटरी को हम हटा दें। सर तो एनर्जी कहाँ से आया, एक्सटर्नल एजेंट से आया या फिर बैटरी से आया? अब तुम बताओ कहाँ से आया। बैटरी से। वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, एनर्जी कहाँ से स्टोर हो रहा है, हम तो स्लोली पुट कर रहे हैं, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा 0 है, यानी कि ये चार्ज सर। सप्लाई कौन करा होगा, बैटरी। बैटरी, ये सर। तो एनर्जी सप्लाई बैटरी क्या होगा। सर तो ऊपर वाले जो एक्सटर्नल एजेंट है सर वो भी कुछ वर्क कर रहा है ना, तो वो नेगेटिव वर्क कर रहा है तो। हाँ तो क्या कर रहा है कि वर्क कर रहा है, तो चेंज इन अगर काइनेटिक एनर्जी को 0 रखे हैं तो जो हम भी वर्क कर रहे हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, उसके अंदर का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके फॉर्म में स्टोर हो रहा है। स्लोली ये स्लोली सर। कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसका जो भी हम वर्क कर रहे हैं, यानी कि अगर हम फोर्स के कंपैरिजन में बात करें तो फोर्स जो है जब हम डाइलेक्ट्रिक को अंदर ले जाएंगे तो अंदर की तरफ खींचेगा, ये सर। ठीक है। और अगर अंदर खींचेगा तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो रुकेगा नहीं, ऑसिलेट करने लगेगा, ये बात हम लोग पहले भी जानते हैं। ये अगर सर। हम उसमें धीरे धीरे स्लोली पुट कर रहे हैं, यानी कि हम उस पे निगेटिव कुछ वर्क कर रहे हैं, ये सर। क्योंकि हम उसको अंदर जाने से रोक रहे हैं, धीरे धीरे वो जा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल वर्क डन बाय जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वर्क डन बाय जो हमारा है, वो दोनों आपस में क्या होगा, जो भी चेंज होगा वो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये सर। हम्म, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सर काइनेटिक नेगेटिव एनर्जी वर्क को डन किया चेंज तो वो नहीं कर एनर्जी गेन रहे किया हैं। होगा ना। तो पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से अगर हम देखें तो गेन किया है, यानी कि सर तो जो भी सेकंड केस हम, में भी तो कह सकते हैं ना, अगर वो सेकंड केस में से वो एनर्जी पॉजिटिव कर रहा तो उस समय वो एनर्जी दिया होगा तो बढ़ गया अच्छा एनर्जी। ठीक है, पहला केस में हमने पोटेंशियल रखा है, ये चीज क्लियर हो गया। सेकेंड केस में क्या कर रहा है कि हमने बैटरी को हटा दिया है, क्लियर है। ये सर। बैटरी को अगर हमने हटा दिया उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि कैपेसिटेंस को धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि हम कैपेसिटेंस घटा रहे हैं। ये सर। पोटेंशियल अब हमारे पास सेम नहीं रह रहा है, कैपेसिटेंस घटा रहे हैं, चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा। चार्ज अगर कांस्टेंट रह रहा है और हम उसे बाहर खींच रहे हैं तो उस पे जो लगने वाला फोर्स है उसके बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सबसे पहले कमेंट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा।
जैसे जैसे हम बाहर So खींचेंगे उस डाइलेक्ट्रिक को, वो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा या बढ़ेगा, ये हम जानना चाह रहे हैं, सोच के बोलना है। सब बढ़ेगा। बढ़ेगा कैसे? सर चार्ज कांस्टेंट है, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस घट रहा है। हाँ यस सर। चार्ज कांस्टेंट है। सो क्यू बाई सी से पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल इनटू डी करेंगे तो फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें सर ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है और पोटेंशियल बढ़ रहा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, है। यस सर। यही होता है ना? स्क्रीन नहीं थी, हो गया है, यस एक मिनट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यही होता है बीच में। यस यहाँ सर। पे एप्सिलॉन नॉट जो है ये मीडियम का है, एप्सिलॉन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे Q तो सेम रह रहा है, एरिया प्लेट सेम है, लेकिन यहाँ पे अगर हम एप्सिलॉन रखे हैं तो एप्सिलॉन ये डिक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बढ़ रहा इंक्रीज ना कर रहा है। तो जब हम बैटरी को हटा दिए हैं और डाइलेक्ट्रिक को हम हटा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, ठीक है, तो उस पे फोर्स किधर लग रहा होगा, यानी कि वर्क क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव वर्क डन हुआ एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, तभी उस पर एनर्जी बढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, यानी कि हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या है? पॉजिटिव है। वर्क डन बाय पॉजिटिव। अगर यस एक्सटर्नल पॉजिटिव है तो एनर्जी घट रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। सर, एजेंट का घट रहा और सिस्टम का बढ़ रहा। सिस्टम वो कैपेसिटेंस का। ऐसा है, ये अगर हम मान लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक है हमारा, तो नीचे की तरफ फोर्स जो है इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने का मतलब, यानी कि हम जो फोर्स लगा रहे होंगे ऊपर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी यस हमारा किधर है? ऊपर ही है। ऊपर। तो एक्सटर्नल वो कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव वर्क है वही स्टोर हो रहा है, यानी कि जो वर्क डन, एनर्जी अगर हम बात करें तो पॉजिटिव हो गया, निगेटिव? पॉजिटिव। वर्क डन बाय एक्सटर्नल ही तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। यस सर। तो पहले केस में भी देख रहे हैं कि एनर्जी हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सेकंड केस में भी देख रहे हैं कि एनर्जी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्लियर है अब? यस सर। ठीक है, तो एनर्जी से देखो या फिर फोर्स डिस्प्लेसमेंट जैसे भी देखो, दोनों केस में हमको वही मिलना है, ठीक है। तो इसमें वही देखना है कि क्या क्या बढ़ रहा है, घट रहा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें बहुत मिलेंगे और सारे लगभग सो थ्योरेटिकल ही होते हैं। हाँ बोलो। पेज नंबर 163 देखिए ना। HCB यस सर। 163। 3। क्वेश्चन नंबर तो एग्जांपल है। सो 23। इसमें क्या दिक्कत है? बोलो। सो जो वाटर जो वाटर लेवल बढ़ रहा है उसे वो इंड्यूस चार्ज की वजह से लोग लेंगे। हम्म
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, डेंसिटी रो है, ये तो प्लेट है now connected to तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। एक मिनट। इसमें इनिशियल का कुछ कहीं नहीं रहा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटी is placed in such a way that the plate are horizontal and the lower plate is dipped into a liquid. अगर एक ऐसा प्लेट है, पहले से शायद आधा है, ये चीज तो दिखा नहीं रहा है। Such a way that the split is horizontal and lower plate is dipped into a liquid of dielectric constant K. ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे कि दो प्लेट्स हैं हमारे पास, अगर इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस हम d बोल रहे हैं तो पहले शायद d/2 जो है इनसाइड है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। क्लियर है? अब हम ये बोल रहे हैं यस कि अगर हम इसे किसी बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं तो अपर प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज आ जा रहा है। ठीक है, अपर प्लेट पे क्यू चार्ज आ रहा है, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है हमारा, पहले ये कुछ हाइट में ऐसा बढ़ जा रहा है, तो यही हमें बताना है कि कितना बढ़ रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो पहले यस यहाँ सर। पे ऐसा है, अगर हम यहाँ भी से बढ़ कर रहे हैं तो ये क्यू है, तो इसमें अंदर में प्लस क्यू अगर हमें दिख रहा है तो यहाँ माइनस क्यू, इस पे अगर प्लस एक्स कुछ दिख रहा होगा, प्लस एक्स, यहाँ पे C1 हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना, एप्सिलॉन सीरीज नॉट का। ए बाई माइनस t/2 प्लस 2k। यस सर। ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे h बढ़ गया है, अगर हम इसे d/2 रखते हैं, d/2 दिया नहीं है, v क्यों दे रखा है।
डेंसिटी है इसको x मानो। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हो कि पहले अगर ऐसा C1 है इसे अगर बैटरी से कनेक्ट किए हैं तो अपर प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे C डैश फाइंड कर सकते हैं हम लोग, इसे हम x बोल रहे हैं, Yes, sir. d/2 नहीं दिया है तो। ठीक है, तो यहाँ से C डैश हम निकाल सकते हैं। अगर ये h है, Yes, sir. टोटल को d माने हैं, तो इसे भी d माइनस एक्स बाई ऐसे रखो। इसको सिमिलर करके फिर x बच जा रहा है ना, लंबा चला जाएगा ऐसे। यहाँ पे C डैश x और h के टर्म में निकाल सकते हैं हम लोग। h प्लस एक्स बाई के। q बाई C डैश। इसमें तो फोर्स से एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे एचसी वर्मा में जो दिया है उसमें एक्सप्लेनेशन फोर्स की वजह से हुआ है। ठीक है, तो वही चीज Yes, बता sir. देते हैं, इसमें एनर्जी वाला बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हमारे पास चार्ज ऊपर वाले पे क्यू है तो नीचे वाले पे कितना होगा। लो। Surface पे, sir. हम्म So ये ऐसे दो minus Q. प्लेट्स हैं। ठीक है, ये एयर में है, इस पे अगर प्लस क्यू है, ये अगर हम बोल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक में है तो क्यू बाई के होगा। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बीच वाले सरफेस की बात करें तो इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू बाई के, तो टोटल चार्जेस पे हमें कितना दिख रहा है। क्यू अगर हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें So माइनस क्यू one by वन Q. बाई के ले रखा है। ठीक है, ठीक है, तो जो Yes, sir. इसमें दे रखा है वही हम बता रहे हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो ऐसे हमें डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस पे कितने जो चार्जेस है वो हमें इसमें दिखा रहा है, कैसे से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ये जो लिक्विड सरफेस है इस पे हमें फोर्स का बात कर रहा है, तो इसमें फोर्स किस किस बात का लग रहा होगा। So induced. Sir. ठीक है, हाँ, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका चार्ज फोर्स होगा, वेट जो होगा लिक्विड का उसका फोर्स होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड फोर्स ड्यू टू प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिलो द एबी, ऐसा कुछ लिखा है। सर Yes, sir. सोल्यूशन देख रहे हो। हाँ, सर Yes, ए sir. पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा। किस पॉइंट पे। ए पॉइंट पे ए पॉइंट कहाँ दे रखा है, ए बी डी सी दे रखा है। हाँ, एक वही तो हम देख रहे हैं कि हाइट कुछ दे नहीं रखा है। तो वही एच तो कैलकुलेट करना है हम लोग को।
तो इन दोनों का डिफरेंस ना कैलकुलेट करना है ये। यस सर। हम्म। तो अगर हम ऊपर यहाँ पे मान रहे हैं कि एयर है, तो यहाँ पी नॉट मानेंगे, तो ए पे क्या मानेंगे, पी नॉट प्लस रो जी एच। यस सर, लेकिन सर उसके बगल वाला जो पॉइंट सब है वो तो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है, तो फिर उस पॉइंट पे प्रेशर पी नॉट होगा, तो यहाँ पे पी नॉट प्लस रोजीएच कैसे हुआ? कहाँ पे? तो कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं ए पॉइंट के बगल में, हम्म। तो पी वहां पे नॉट प्लस प्रेशर। रो जी एच ही ना होगा। नहीं सर, उससे थोड़ा दूर जहाँ पे फ्लैट सरफेस है। यानी इसी लाइन पे के क्रॉस बोल रहे हो? सर लेफ्ट साइड जाइए, हाँ। वहां पे पॉइंट। तो यहाँ तो ऐसा लिक्विड बढ़ेगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ तो पी नॉट ही होना चाहिए, तो या सर सेम सेम फ्लैट लेवल पे सरफेस पे प्रेशर है सेम तो रहना है, तो चाहिए पी सर। पी नॉट प्लस रो जी एच ही रहेगा। इसमें तो बस यही करा है कि यहाँ पे अगर हम लोग दो सरफेसेस देख रहे हैं, ठीक है, इधर का क्या प्रेशर है उससे कोई मतलब है नहीं, बोल रहा है कि ये हमारा है, ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू बाई के चार्ज है। तो ये जो अगर हम सरफेस मान रहे हैं, इस सरफेस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, जो भी सरफेस पे जो भी उतना दूर में जो मॉलिक्यूल्स है उस पे फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस चार्ज के कारण, तो क्यू के कारण क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लग रहा होगा, यस सर। ठीक है। प्लस क्यू है तो इसके कारण डाउनवर्ड, यहाँ माइनस के क्यू बाई है तो इसके कारण क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट के, ये भी डाउनवर्ड। यस सर। और ये F1 हम बोल दे रहे हैं, अगर हम उसका चार्ज अगर Q बोल रहे हैं तो उसको अगर हम लगा रहे हैं तो ऐसा। और एक फोर्स लगेगा इसकी मास की वजह से, इतना दूर जो भी मास है, ठीक है, तो इससे हम यस क्या सर। बोल सकते हैं, बोलो। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बाई जी इंटू जी। तो रो इंटू ए जी इंटू एच, ठीक है, ए एरिया हो गया, एच हाइट हो गया, तो ये वॉल्यूम हमें दे रहा है रो जी एच, कितना लग रहा है। यस सर। ठीक है, तो ओवरऑल अगर ये फोर्स तो ग्रेविटी चार्ज होगा वो ऐसा होगा कि इसके कारण जो फोर्स होगा वो अपवर्ड हो जाए, माइनस चार्ज होगा सर। ओवरऑल। तो क्यू यस सर। चार्ज जो है हमें क्यू 1 - 1 बाई के दिख रहा है, यस सर। ठीक है। तो ओवरऑल तो हमें यहाँ पे यही चीज कह रहा है कि जो हमारा टोटल फोर्स है, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 1 + 1 बाई के इंटू 1 - 1 बाई के इक्वल टू रो ए जी एच के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज को इक्वेट करके एच इक्वल टू जो भी आया है उसे लिख दिया है। यस सर। तो अभी ग्रेविटी सेम रहेगा हर जगह, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बहुत कम हाइट के लिए क्या होता है, लगभग सेम ही रहता है। है। यस सर।
बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है तभी हम बोलते हैं कि वो चेंज हो रहा है। यस सर। ठीक है, और कोई दिक्कत? इसको एनर्जी से भी कर सकते हैं, देखते हैं। और कोई दिक्कत? सर इरोडोव में था। क्वेश्चन नंबर 135। ये वाला कि चार्ज Q is distributed uniformly over a volume of a ball of radius R. यस सो सर आवाज कट रहा आपका। बोल रहे हैं पहला वाला में क्या दिक्कत है? सर सेकंड क्वेश्चन में दिक्कत है उसमें सर कुछ। सर सेकंड केस में जो सेकंड एनर्जी है उसका क्या लेंगे? कैपेसिटर का जो एनर्जी होता है वही ना? The ratio of W1 stored in the ball to the energy हेलो। यस सर। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत आ रहा है? सर सेकंड का एनर्जी क्या लेंगे? तो जैसे कि बोल रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, लेट्स से इस पे चार्ज Q है, तो यस इससे सर। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है? KQ/R² if R is greater than R and KQR/RQ is R less than R, यही आता है। यस ठीक है, और जो एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही है, तो इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा, उसे हम W1 बोला है, और जो बाहर है उसे एनर्जी को शायद वर्क डन बोल रहा है, तो W2 है। सर The स्टोर्ड इन ratio, बोल सर वो सेल्फ एनर्जी होगा। हाँ, तो सर वो is सेल्फ 30, एनर्जी सर सारा हो जाएगा ना अंदर बाहर का? the ratio of energy W1 stored in the ball to the, अच्छा बॉल में जितना भी एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉल बोल रहा है ना, और सेकंड W2 यस सर। बोल रहा है कि जो बाहर में है, प्रिवेडिंग बाहर की तरफ से, तो अंदर वाले के लिए निकाल लेंगे, बाहर वाले, अंदर वाले के लिए वाला फॉर्मूला, यानी कि ये वाला हमें W1 का देगा और ये W2 यस का सर। देगा। ठीक है, यानी कि हम वर्क डन निकाले तो क्या निकाले थे? E सर डॉट डी बाहर आर के लिए इन्फिनिटी से लेके R तक ले रहे थे। हाफ के स्क्वायर आ रहा था सर। ठीक है, तो इसके लिए 2/5 शायद आया था, 2/5 KQ² R टोटल एनर्जी सर आया था। सर 3 था शायद। 3 बाई 3/5 था कि 5। 2/5 था? 1/2 आता है हॉलो स्फीयर के लिए। तो यस सर। 3/5। 3/5 था, 3/5 KQ²R। ठीक है, जो भी था, तो यहाँ से हम इंफिनिटी से R तक के लिए निकालेंगे तो W2 आएगा,
और R से अंदर निकालेंगे तो W1 आएगा, दोनों का रेशियो पूछ रहा है। हो जाएगा। यस सर, सर हो जाएगा। ठीक है, और कोई? सर इस डॉग में कहाँ तक कर सकते हैं वो एक बता दीजिएगा आज। कैपेसिटर का पार्ट 146 तक कर लियो। सर 53 तक आप बोले थे। 53 आगे अब कर सकते हो 153 56 तक, 46 तक। 146 तक। हाँ, इधर तो सब हम लोग कर ही लिए हैं। 101 से है इसमें कैपेसिटर में। इधर भी कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो पूरा। सब पूरा मतलब 53 से लेकर 146 तक। यस सर। हो सकता है पूरा। किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, बाकी सब इजी सर है। कोई डाइलेक्ट्रिक पे भी सब बहुत सारा कुछ दे दिया जो उसके बीच का सेक्शन है। कौन सा? 53 क्वेश्चन नंबर के बाद जो भी क्वेश्चन। हाँ, तो उसके बाद डाइलेक्ट्रिक यही सब है। पुट करने के बाद क्या है, ये स्विच वाला सब क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है। यस स्विच सर। वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि उससे डायरेक्टली लगभग क्वेश्चन आते हैं, तो स्विच वाले जितने भी हैं वो सब कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 132 33 करोगे तो मिल जाएगा इसमें। तो स्विच वाले जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे कर लेने हैं। थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि 2 बार कैलकुलेशन करना रहेगा, बिफोर क्लोजिंग एंड आफ्टर क्लोजिंग। क्लियर है? यस सर। ठीक है, और कोई दिक्कत है तो पूछ लो। उसके बाद नया चैप्टर शुरू करना है, अब क्या ही करें। सर इंट्रोडक्शन दे दीजिए। इंट्रोडक्शन से ही तो सब कुछ शुरू है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंट्रोडक्शन है क्या उसमें? बेसिक पार्ट बता दीजिए। जैसे करंट अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो मेन है कि सारा लिंक है, तो थोड़ा बहुत भी बताएंगे तो पूरा ही बताना पड़ेगा। करंट होता क्या है, कैसे फ्लो करता है, ठीक है, चार्ज कैरियर कैसे करते हैं, वो सारा कुछ लिंक है। थोड़ा बहुत अगर 10th में पढ़े हो तो उसमें ये चीज तो पता ही है कि करंट किसे कहते हैं। यस सर। किसे कहते हैं? फ्लो ऑफ रेट चार्ज, ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, पर यूनिट टाइम, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को अगर हम बोलते हैं कि करंट बोलते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी अगर कंडक्टर है, उसका अगर कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू जो है चार्जेस जो है फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं चार्ज ऐसा है, फ्लो कर रहा है, तो इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, उसके रेट को ही हम बोलते हैं कि करंट है, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी कि चार्ज जो है एक तरफ से दूसरे तरफ फ्लो करते रहता है, उसे ही हम लोग कहते हैं कि करंट, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक रॉड रखा हुआ है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्याएं बहुत है, ठीक है। अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और हम ये भी जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, तो रैंडम मोशन कर रहा होता है फिर भी हम इसे टच करते हैं तो करंट नहीं लगता है। बता सकते हो क्यों? अभी तो हमने बोला कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया या पर यूनिट टाइम जो है वो करंट है, ठीक है। हम डिफिनेशन ये सब नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ सिंपली बता रहे हैं, लिखना कुछ नहीं है। तो हमने बोला कि अगर फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट
टाइम है वो करंट है। तो अगर हम किसी भी एक रॉड लेते हैं तो उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्याएं बहुत होती हैं और वो फ्लो करते रहती हैं, ये हम जानते हैं। तो फिर अगर हम उस रॉड को पकड़ते हैं तो करंट क्यों नहीं लगता है, बता सर सकते वो हो? इसका सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं रहता ना इलेक्ट्रॉन के पास। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है वो सब तो बाद की बात है, लेकिन हम फिलहाल यही बोल रहे हैं ना, ये चार्ज जो है फ्लो कर रहा है, तो फ्लो कर रहा है तो किसी न किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर रहा है, यानी कि उसका रेट है फ्लो करने का, और उसे ही तो हम लोग करंट बोलते हैं। तो फिर क्यों नहीं लगता है? ये भी बात मानते हो कि नहीं कि अगर एक लोहे का रॉड रखा हुआ है तुम्हारे घर पे, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है थर्मल यानी कि हीट की वजह से, यानी कि रूम टेम्परेचर पे फ्लो कर रहे होंगे, ये बात मानते हो? यस सर। तो जब फ्लो कर रहा है वो रॉड में के इलेक्ट्रॉन्स और हम उसे टच कर रहे हैं, फिर भी हमें करंट नहीं लगता है, ऐसा क्यों? सो उसके पास तो बेटर ऑप्शन नहीं है, सब टच करते सब वो अर्थिंग नहीं जा पाएगा, कोई ड्राइविंग फोर्स बेटर नहीं है उसे भेजने के लिए। हम्म तो कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है जो उसे अर्थिंग अर्थ में डायरेक्ट तो भेज उससे सके। क्या हो गया? अर्थ में जाए कहीं भी जाए, उससे सो तो उसके हमें लिए एक क्या लेना? मीडियम चाहिए होगा ना। तो मीडियम तो रॉड है ही। सो हम लोग जो पकड़े हुए हैं सो हम जैसे लोग हम बेटर। लोग जितना जानते हैं उतना में क्या जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे होंगे, इतना जानते हैं। यस सर। तुम्हारे खिड़की में जो रॉड लगा हो या फिर लोहे का एक रॉड रखा हो, वो सारा कुछ क्या है? कंडक्टर है। यस हम सर। उसे पकड़ते हैं तो करंट क्यों नहीं लगता है? जबकि कहा जाता है कि करंट जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसमें घूम रहे हैं, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज का रेट है, फिर भी करंट नहीं लग रहा है। सवाल सिर्फ इतना है बस। तो सर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल पा रहा। तो उससे क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस से? चार्ज तो अगर सर फ्लो कर रहा है तो जरूर कुछ डिफरेंस रहा होगा, तभी तो फ्लो कर रहा है, ऐसे ही थोड़े फ्लो करेगा। हम्म अच्छा, रैंडम मोशन कैसे होता है किसी कंडक्टर में, ये बता जानते हो? अगर तो हम बोल रहे ग्राउंडेड हैं कि मोशन। हाँ, तो कैसे होता है, किसी क्यों भी होता है? पॉइंट। ये अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये रैंडम मोशन यहाँ क्यों कर रहा है? जैसे सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम का अगर हम बात करें तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखते हैं, सो बोलो? 1s1, 1s2 1s2, 2s2 2s2, 2 पीस। 2p6, 3s1। ये लिखते हैं। अगर हम सेल्स की बात करें तो फर्स्ट सेल बोलते हैं, सेकंड सेल, ये थर्ड सेल। सबसे यस जो सर। अनस्टेबल सेल होता है वो बाहर वाला सेल को बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल को। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें ये क्या है, बहुत ही अनस्टेबल है। यस सर। अनस्टेबल है, और ये सोडियम एटम अगर अपना स्टेबिलिटी चाहेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को लात मार के भगा सकता है, भगा देगा तो स्टेबल हो जाएगा, ऐसा होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाए और ये सोडियम एटम Na+ आयन हो जाए तो इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल है। ये सो चीज लोअर पढ़े हो एनर्जी ना पे। सर? अब जो भी रीजन हो, यहाँ पे Na+ जो है वो ज्यादा स्टेबल देन Na एटम होता है, ये पता है कि नहीं? यस सर। हो, होता है ना। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कुछ करके पढ़ते थे हम लोग, उसके अनुसार अगर हम देखें तो इसके जो सेल्स हैं वो फुली फिल्ड हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सोडियम एटम, जिसका जो आउटर यस मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यानी कि वो जो है लूजली बाउंड है,
और लूजली बाउंड है यानी कि जरा सा भी उसको एनर्जी मिला वो भाग जाएगा घर से। घर वाले उसको पूछते नहीं है, बाहर वाला बोला चलो हम तुमको पकौड़ा खिलाते हैं और भाग जाएगा। यही वाला ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कोई लड़की इसको बोलेगी कि हाँ चलो चलो हम तुमको घुमाते हैं तो भाग जाएगा घर से, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो वही चीज होता है कि अगर कोई मान लेते हैं कि हमारे पास किसी भी एलिमेंट है, कोई रॉड हो या जो भी हो, कोई भी मेटल है, किसी भी चीज का हो, आयरन का हो, किसी चीज का हो, तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं जो कि फ्रीली होते हैं, इसलिए उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। उसका एनर्जी जो होता है बहुत कम होता है, कि बहुत ही कम एनर्जी में ये अपना सेल छोड़ के भाग सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि अब अगर हम Na का ही एग्जांपल लिए हैं तो Na ही ले रहे हैं, तो Na एटम है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, इसमें घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। लेकिन अगर बगल में यहाँ कोई एक डस्ट पार्टिकल दिख जाए, कोई भी इम्प्योरिटी दिख जाए जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से अपना घर छोड़ के इस पे भाग जाएगा। ऐसा होगा क्योंकि ये तो Yes, लूजली sir. बाउंड है, जरा सा भी उससे मिला वो भाग गया। अब इसके भागते ही यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, और वो पॉजिटिव चार्ज पे यानी कि बगल में एक इलेक्ट्रॉन अगर होगा जो घूम रहा होगा, इससे मौका मिल गया यहाँ भाग जाएगा। वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन के भागते यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप मारेगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है कि अगर हम 1 मोल एटम भी लें तो उसमें 10⁴, 10⁵ का रेशियो का इम्प्योरिटीज होते हैं, ठीक है। पार्ट पर मिलियन कुछ करके कहा जाता है केमिस्ट्री में। तो वैसे कुछ इम्प्योरिटीज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उतने मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो मूवमेंट होता है इसी की वजह से होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है लूजली बाउंड है, जरा सा उसको मौका मिला घर छोड़ के भाग लिया, और ऐसे ही भागते फिरते रहता है। तो इसे हम बोलते हैं कि रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि हमारे किसी भी कंडक्टर में होता है। अब ऐसा है कि इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, फिक्स डायरेक्शन नहीं है, यानी कि हम अगर यहाँ पे इसके क्रॉस एक कोई भी क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो इस क्रॉस सेक्शन को अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो इधर से अगर इधर 10 इलेक्ट्रॉन गया होगा तो इधर से इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन आया होगा। तो ओवरऑल फ्लो ऑफ चार्ज क्या हमें मिल रहा है, 0 मिल Yes, रहा sir. है। यानी कि इस क्रॉस सेक्शन से जितने भी चार्ज लेफ्ट टू राइट गए उतने ही राइट टू लेफ्ट आए किसी भी टाइम t में। तो अगर हम करंट लिखते हैं तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखते हैं, तो डेल्टा क्यू हमें 0 मिल रहा है, तो इसलिए हमें करंट 0 मिलता है। अगर हम किसी भी ऐसे कोई भी कंडक्टर को रखे हो तो ड्यू टू रैंडम मोशन, यानी कि अगर हम सिर्फ रैंडम मोशन की बात करें, यानी कि अगर रूम टेम्परेचर पे या किसी भी टेम्परेचर पे हो, जिसकी वजह से ये जो जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है जिसके जो बॉन्डिंग है वो टूट रहा है, वो मूव कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं को रैंडम मोशन कर रहा है। और ये जो रैंडम मोशन है वो किसी भी डायरेक्शन में कोई फिक्स कुछ नहीं होता है। तो ऑन एन एवरेज अगर किसी टाइम t की बात करें तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट हमें मिलता है वो 0 मिलता है, यानी कि नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0 मिलता है किसी भी टाइम t में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि करंट 0 है, इसलिए हमें कोई इफेक्ट नहीं पता चलता है। क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज था थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन कि हाँ भाई किसी भी मटेरियल में जो रैंडम मोशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, हम लोग शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो शुरू से डिफिनीशन क्या है, कैसे कैसे चेंज होगा, क्या होगा, वो सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, फिर आज तो कुछ खास नहीं हुआ। ठीक है, डाउट जो था वो सब चीजें हुआ, नया कुछ पढ़े नहीं है, थोड़ा सा बहुत इंफॉर्मेटिव चीज देखे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, Yes, sir. Thank you, sir. ठीक है फिर। थैंक यू सर। थैंक यू टू सबको। थैंक यू सर। जागीर है देवांशु? यस सर। जागीर है वो भी? हमको हाँ लगा सर। सो गए। नहीं सर। ठीक है फिर।